Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of March 2022. तो 11 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना। तो आप लोग अभी तक काफ़ी सपोर्ट करते आए वीडियो लाइक करके, तो सपोर्ट को कम मत करिए। उसको जाने में ऐसा मत सोचिए कि कल लाइक किया था तो आज नहीं लाइक करेंगे, है ना। तो यू हैव टू डू दिस एवरी डे एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द ऑल इंडिया सर्विसेज आर कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कैन बी टेकन बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स अप्रैल 21 एवरी ईयर एज सिविल सर्विसेज डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज ऑन दिस डेट दैट द इंडियन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द फर्स्ट सिविल सर्विसेज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1949 आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ कैट हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कैट लाइज टू एनी ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स इन इंडिया। आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 एंड 2, 1 ओनली, 1 एंड 3 या 1 2 3। एंड चौथा सवाल है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सटेंड्स टू। तो कैट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है। फर्स्ट, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर। दूसरा, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तीसरा, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड चौथा है, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इनमें से कहाँ तक कैट का ज्यूरिसडिक्शन लाई करता है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, या 1 2 3 एंड 4 ओनली। ठीक है ना। तो दीज आर द ऑप्शंस एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट अपनी तरफ से ज़रूर करिएगा चारों सवालों को, और उसके बाद आंसर हमें बताइएगा, और बताइएगा कितने आपने सही किए 4 में। तो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, उसका स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है कि सिविल सर्वेंट्स मतलब डिसमिस करते समय जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो उस अथॉरिटी से छोटी नहीं हो सकती जिसने उसको अपॉइंट किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज जॉइंटली कंट्रोल होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि पेनल्टी लगानी है या रिडक्शन करना है रैंक का, अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स कैन बी टेकन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर विल बी 1 एंड 2, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में। आपको उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है, इट वॉज ऑन दिस डेट द इंडियन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज देखो 21 अप्रैल को चुनने का रीज़न ये था, बिकॉज इट वॉज टू कम्मीमोरेट द फर्स्ट, मतलब कि जब इनाग्रल हुआ था तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उस समय, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ही एड्रेस्ड द प्रोबेशनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स इन 1947। उन्होंने 1947 में ही ये जो प्रोबेशनर्स थे और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनको एक मतलब इनाग्रल स्पीच और ये सब कहना चाहिए दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट सिविल सर्विसेज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1949, ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, जो फर्स्ट फंक्शन हुआ था ना इसका सेलिब्रेशन, वो भी 2006 में किया गया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन जो था वो 2006 में किया गया था। एंड सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, जो अपने
होम मिनिस्टर थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तीसरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे, बताना था कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है द मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है मेंबर्स ऑफ कैट हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो बिल्कुल सही बात है, रिसेंटली इसका अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। जो ट्रिब्यूनल्स एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट कब का है, 1985 का। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ मैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है वो कब का है, 1985 का है। उसका अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, 2006 में उसका अमेंडमेंट किया गया था। एंड द मेंबर्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का स्टेटस दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कैट लाइज टू एनी ट्रिब्यूनल और कोर्ट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओरिजिनली ऐसा था कि जो ऑर्डर्स ऑफ कैट हैं दे कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन द हाई कोर्ट। लेकिन चंद्र कुमार केस 1997 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब कि ये अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके जुरिस्डिक्शन को हाई कोर्ट में जाने से, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब है कि इसका अपील लाई करता है अब कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में। तो इसका ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। और चौथा सवाल पूछा है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा है पहला है सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, तो वो बिल्कुल सही है, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर होगा। दूसरा लिखा है सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, उसमें भी होगा। और तीसरा लिखा है कि बेसिकली जो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे नहीं होगा। एंड सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट वो भी नहीं होगा। तो 1 and 2 विल बी द आंसर। तो कैट का जुरिस्डिक्शन देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ रहता है। बेसिकली जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, वहाँ पे रहेगा ऑल इंडिया सर्विसेज में। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में रहेगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में। देन इसके अलावा जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ डिफेंस के हैं, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस, उसमें भी रहेगा। लेकिन जो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं वहाँ पे नहीं रहेगा, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज में नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहेगा। एंड जो सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पे नहीं रहेगा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल एम्प्लॉयज़, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यहाँ पे इसका रिजर्वेशन जरूर रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर द यूथ टुडे। आज के यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। हाउ कैन देयर एनर्जी बी चैनलाइज इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। किस तरीके से उनकी जो एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में चैनलाइज की जा सकती है, आपको बताना है, ठीक है। तो आज एक तो आपको पता है यूथ का चैलेंज क्या है, यूथ को कौन कौन से चैलेंज फेस कर रहा है ना। उसके बाद आपको ये बताना है कि उनकी जो एनर्जी है उसको किस तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हैं सही जगहों पे, और किस तरीके से सही जगह पे उसकी एनर्जी को लगाया जा सकता है। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे देख लेते हैं चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि चेस 2। अब आपको थोड़ा सा चेस 2 के बारे में बता दूं। देखो आपसे अगर कोई पूछे, यूपीएससी पूछे कि चेस 2 क्या था या चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर क्या था, तो ये एक पेलोड था चंद्रयान 2 का, है ना। ये एक पेलोड था चंद्रयान 2 का, और उसने अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी की है जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबल गैस आर्गन को डिटरमाइन किया है। सो दे हैव डिटरमाइंड द प्रेजेंस ऑफ नोबल गैस आर्गन 40 आर्गन का उन्होंने किया है। चंद्रयान 2 आपको पता था लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था जो कि 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, और इसमें उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, है ना। दे ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। इसमें एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर भी था। देयर वाज अ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, बट सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल हो नहीं पाई, वो हार्ड क्रैश लैंडिंग हुई, है ना। एंड विक्रम इसमें लैंडर था एंड प्रज्ञान वाज द रोवर, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, क्रैश लैंडेड हुआ, इट गॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी कंटिन्यू है, और जो इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसमें 8 इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें चेस 2 भी एक इंस्ट्रूमेंट था।
वो अपनी जो डिस्कवरी है वो कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो उन्होंने आर्गन को डिस्कवर किया है, ये थोड़ा सा याद रखेगा। दूसरा मैं आपको न्यूज़ बताना चाहता था एनएलएमसी के बारे में, यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक नया गवर्नमेंट ओन्ड फर्म बनाएंगे जिसका नाम रहेगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, एनएलएमसी, ठीक है ना। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन क्या करेगा? इट विल बी पूलिंग एंड मोनेटाइजिंग द सॉवरेन एंड पब्लिक सेक्टर लैंड एसेट्स। मतलब कि जो गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के लैंड एसेट्स हैं उनको पूल करेगा पहले तो, और पूल करके उनको फिर लीज पे देगा, और इस तरीके से उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको मैंने एक प्रोग्राम के बारे में बताया था ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बताया था, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसके अनयूज्ड एसेट्स हैं उनको रेंट पे देगी या लीज पे देगी प्राइवेट पार्टनर्स को, और उससे फिर उनसे रेवेन्यू जनरेट करेगी। उसी का काम के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है उसको बनाया जा रहा है, ताकि पूरा जो लैंड रिसोर्स है गवर्नमेंट का, पब्लिक का, सॉवरेन लैंड रिसोर्स है, उसको पूल करे, और फिर जो अनयूज्ड है या अंडर यूज्ड हैं उन रिसोर्सेज को, उन लैंड सोर्सेज को जो है वो लीज पे दे या किसी तरीके से प्राइवेट को रेंट करे और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है ना। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5,000 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 150 करोड़। तो इनिशियल जो कैपिटल है वो 5,000 करोड़ की, और पेड अप कैपिटल 150 करोड़ की दी जा रही है। गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा चेयरमैन टू हेड द एनएलएमसी, है ना, और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, एंड प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी लिया जाएगा जो एक्सपर्टीज वाले हैं, एंड देन इट विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो बिल्डिंग एसेट्स हैं या सरप्लस लैंड्स हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास, उन सबको, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जो लैंड है उन सबको लेकर के बेसिकली इसके अंदर पूल करेगा, और फिर पूल करके ऑब्वियसली बात है जो रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। लास्ट से आते हैं क्योंकि आज एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड ऑल। हाँ, थोड़ा सा इलेक्शन रिजल्ट ज़रूर मैं आपको चलो बता देता हूँ, कई लोग सुनना चाहते होंगे। तो इलेक्शन रिजल्ट जो रहे कुछ इस तरीके से रहे कि उत्तर प्रदेश में देखो जो हाईएस्ट पार्टी थी वो बीजेपी रही, 273 विन्स एंड इसके लीड्स के साथ 44% वोट परसेंटेज था। बीजेपी अलायंस जो था वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहा इन उत्तर प्रदेश। दूसरा, पंजाब में थोड़ा एक चेंज हुआ है, पहले कांग्रेस वहाँ पे पावर पे थी, अब आम आदमी पार्टी विद 92, यानी कि 92 सीट्स आउट ऑफ 170, 92 सीट्स जो है वो आम आदमी पार्टी ले गई। तो ये सेकंड वहाँ पे पंजाब में थोड़ा टर्न अराउंड हुआ। देन उत्तराखंड में सेम वही, बीजेपी पहले भी थी, बीजेपी अभी भी है 47 सीट्स के साथ, दैट इज़ द थिंग। देन मणिपुर में भी बीजेपी हाईएस्ट पार्टी थी 32 विन्स के साथ, एंड गोवा में भी बीजेपी हाईएस्ट पार्टी थी 20 के साथ। तो 4 स्टेट्स ऐसे थे, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के सामने आई है। और पंजाब में टर्न अराउंड हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी आई है नंबर 1 विद 92 सीट्स। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री ही थी बीजेपी की, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप थोड़ा बहुत आपको पता था, पता ही रहा होगा, कल आप सबने देखा रहा होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूएस्ट क्रेटर ऑन द मून। तभी मून में एक क्रेटर क्रिएट हो गया है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, अभी रिसेंटली वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट टकरा गया था। देयर वाज अ लेफ्ट ओवर पीस ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट जो कि फ्लाई कर रहा था, एंड इट क्रेटर दैट, वहाँ पे जब टकराया तो उसमें एक नया ये स्पेस क्राफ्ट का जो लेफ्ट ओवर पीस था जब वो उससे टकराया तो एक क्रेटर, इस तरह का क्रेटर कुछ क्रिएट हुआ इन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी रिसेंटली हुई है ना। अब पहले इसको स्पेसएक्स का माना जा रहा था कि इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पेसएक्स, लेकिन बाद में इसको बोला गया कि नहीं, ये चैंग 5T1 जो है, जो कि लूनार मिशन है बाय चाइना, ठीक है ना। चैंग E5T1 जो था, इट्स अ लूनार मिशन लॉन्च्ड बाय द चाइना, ठीक है ना। चाइना ने इसको 2014 में लॉन्च किया था, चैंग E5। तो याद रखिएगा, चैंग E5T1 जो है, इट्स अ लूनार मिशन लॉन्च्ड बाय चाइना। तो इसलिए उसको कहा गया कि नहीं, बाद में उसने कहा कि नहीं, ये इसका चैंग E5T1 का एक पीस था, लेफ्ट ओवर पीस था, जो कि वहाँ से टकराया। चाइना ने ऑब्वियसली इसको मना किया, चाइना ने कहा कि नहीं भैया, हमारे ऊपर मत डालो, है ना। पहले उन्होंने स्पेसएक्स बोला था, लेकिन बाद में फिर चाइना का चैंग E5T1 कर दिया।
कहा किसने? तो बिल ग्रे नाम का एक एस्ट्रोनॉमर है, बिल ग्रे नाम का एस्ट्रोनॉमर, जिसने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, है ना, जनवरी 2022 में प्रिडिक्ट किया था कि भैया एक कॉलिजन होगा। लेकिन चूंकि इसको पहले स्पेसएक्स पता था, इसलिए उसने 7 साल का समय दिया था, ये 7 साल के बाद होगा। लेकिन फिर बाद में इसने करेक्ट किया। और ये जो बिल ग्रे है, ये एक प्रोजेक्ट रन करता है, इसका नाम है प्रोजेक्ट प्लूटो। देयर इज अ प्रोजेक्ट प्लूटो, जिसको कि चलाने वाला कौन है? बिल ग्रे। प्रोजेक्ट प्लूटो, इट्स अ ब्लॉग दैट ट्रैक्स नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा ब्लॉग है जो कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। प्रोजेक्ट प्लूटो याद रखिएगा। इट ऑल्सो सप्लाइज एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर टू अमेच्योर एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है ना। तो अमेच्योर एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स को ये एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर देने का काम भी करता है प्रोजेक्ट प्लूटो के थ्रू। तो बिल ग्रे का नाम याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और थोड़ा बहुत मैं आपको एक यहाँ पे डिस्कवर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्कवर तो मैं आपको बताता हूँ, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो डिस्कवर है ना, ये आई थिंक नासा का मिशन है, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। इसको पहले ट्रायाना बोलते थे, ट्रायाना या गोरसैट। ये नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA स्पेस वेदर, स्पेस क्लाइमेट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये। एंड इसको लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स ऑन फैल्कन 9, ठीक है। फैल्कन 9 में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। नासा का नहीं है, ऐसे नासा का नहीं है, इसको एग्जैक्टली नासा का मत लिखना। इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये याद रखना। NOAA यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस वेदर देन स्पेस क्लाइमेट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। गोरसैट या ट्रायाना इसको बोलते थे, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। लॉन्च किसने किया था? स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 में, ठीक है। उसको याद रखिएगा। लॉन्च हुआ कब था? देखो यहाँ पे डेट भी लिखी है, वैसे ये लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कुछ फैक्ट्स मैं आपको मून के बारे में बता देता हूँ। लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट मून एज वेल। तो मून जो है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम। याद रखिएगा, मून जो है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलार सिस्टम एंड लार्जेस्ट अमंग द प्लानिटरी सैटेलाइट्स विच इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द प्लैनेट दैट इट ऑर्बिट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम एंड लार्जेस्ट अमंग प्लानिटरी सैटेलाइट्स रिलेटिव टू द साइज ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब कि प्लैनेट्स के साइज में जो सैटेलाइट की साइज है, उस केस में तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है ना। मून इज द सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट एज वेल। मून जो है वो सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट है ना, याद रखिएगा। इसके सबसे ज़्यादा डेंस जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट जुपिटर की लो सैटेलाइट है, लो LO, यानी कि जुपिटर की है लो सैटेलाइट, वो डेंसेस्ट है। फिर उसके बाद मून आती है डेंसेस्ट में, ठीक है ना। एंड मून जो है वो सिंक्रोनस रोटेशन में अर्थ के साथ, मतलब कि इट्स नियर साइड इज मार्क्ड बाय लार्ज डार्क प्लेन्स, यानी कि वोल्केनिक मारिया जिसको बोलते हैं। एंड इसका एक ही साइड दिखता रहता है, इसीलिए द मून ऑलवेज शोज अर्थ द सेम फेस, एक ही फेस दिखाता है अर्थ को। एंड मून जो है वो अर्थ से ड्रिफ्ट हो रहा है, अवे हो रहा है। द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ये भी आपको बता दूं कि मून जो है अप्रॉक्सीमेटली 3.8 सेंटीमीटर हर साल हमारे प्लेनेट अर्थ से ड्रिफ्ट अवे हो जाता है ना। एंड मून का फॉर्मेशन आपको पता ही था कि जब एक बहुत बड़ा क्रेटर मून वॉज क्रिएटेड व्हेन अ रॉक और द साइज ऑफ मार्स स्लैम्ड इनटू अर्थ, है ना, स्लैम इनटू अर्थ। उसके बाद एक छोटा सा पीस जो था ब्रेक अवे हुआ एंड देन इट स्टार्टेड बिगैन फॉर्मिंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। मून में भी क्वेक्स हैं जिनको मून क्वेक्स बोलते हैं, अर्थ क्वेक्स नहीं बोलते, इनको मून क्वेक्स बोलते हैं। एंड ये कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण मून में भी मून क्वेक्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे अर्थ क्वेक्स होते हैं ना, वहाँ मून क्वेक्स होते हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड वाटर भी मून में है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ आइस ट्रैप्ड विद इन डस्ट एंड मिनरल्स है, ठीक है ना। तो वाटर इज देयर बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस ट्रैप्ड विद इन डस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मून के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। कैन डोनबास रिपब्लिक वर्क एज अ बफर जोन? तो यहाँ पे बेसिकली एक मॉडल बताया गया है, बस वो मॉडल मैं आपको बता दूं। देखो 3 जगहों का नाम लिखा है। सबसे पहले 3 रीजन्स कौन कौन से हैं? एक तो अर्स्ट वाइल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के अंतर्गत आते थे ये। एक नाम है अब खाजिया। अब खाजिया कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न जॉर्जिया में। देन ट्रांसनिस्टेरिया, ये ब्रेकअवे स्टेट है मोल्डोवा का। एंड इसके अलावा एक है साउथ ओसेटिया जो कि आपका जॉर्जिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो कौन कौन से? जॉर्जिया के 2 हो गए, अबखाजिया और ओसेटिया या ओसेशिया, जो भी आप बोलना चाहे। देन आपका ट्रांसनिस्टेरिया जो है वो ब्रेकअवे स्टेट है मोल्डोवा का। अब ऑथर ने कहा कि ये जो तीनों स्टेट्स है ना, ये दीज आर द प्लेसेस दैट डू नॉट
एग्जिस्ट, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे अबखाजिया को, साउथ ओसेशिया को एंड ट्रांसनिस्टेरिया को, दे आर नोन एज डिफैक्टो और पैरा स्टेट्स। इनको डिफैक्टो या पैरा स्टेट्स कहा जाता है। दीज आर द टेरिटरीज विच हैव इंटरनल बट नॉट एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, मतलब इनकी इंटरनल सॉवरेनिटी है लेकिन एक्सटर्नल मतलब कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मतलब कि लेकिन इंटरनली ये सॉवरेन है और रशिया के सपोर्ट से ये काम कर रहे हैं बाकायदा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दे आर डिफैक्टो स्टेट्स और पैरा स्टेट्स बट दे आर नॉट द डिजियोर स्टेट्स, है ना, जैसा प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है ना डिफैक्टो और डिजियोर। तो याद रखिएगा ऐसे ही इन स्टेट्स के लिए पैरा स्टेट्स हैं, इनका डिफैक्टो स्टेटस तो है, मतलब कि इंटरनल सॉवरेनिटी है, यहाँ के अंदर आप जाओगे तो सॉवरेन है, इनकी अपना अलग आर्मी होगी, इनकी अलग सब कुछ होगा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज इनको नहीं मानती हैं, ठीक है ना। रशिया मानता है, रशिया इनको अलग से मानता है, ठीक है, अलग बात है ना। तो याद रखिएगा दे आर डिफैक्टो बट नॉट डिजियोर। तो यही कुछ सोल्यूशन जो है वो डॉनबास के लिए भी बोला जा रहा है कि भैया लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन को भी इंटरनल ऑटोनॉमी दे दो, इंटरनल सॉवरेनिटी दे दो, वहाँ के लोगों को वहाँ की आर्मी बना दो, वहाँ की अलग गवर्नमेंट बना दो, और हो गया। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी लेकिन वहाँ का इंटरनल तो मानेगा, और कुल मिलाकर के रशिया तो मानेगा ना। तो रशिया जो सोल्यूशन ये पैरा स्टेट्स का है, या कहना चाहिए जो आपका इस तरीके के स्टेट्स बनाने का है, ये सोल्यूशन हो सकता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये 3 टेरिटरीज हैं, ये सब रशिया पर डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली डिपेंडेंट है, मिलिटरीली डिपेंडेंट है। उसी तरीके से लुहांस और डोनेट्स्क में भी कुछ किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट द सोल्यूशन ऑफ ऑथर इज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो फिर ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं आ रही है। इंडिया जापान की एक आर्मी एक्सरसाइज है, इसका नाम है धर्मा गार्डियन। तो धर्मा गार्डियन अगर आपसे कोई पूछे कि किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इंडिया और जापान के बीच के धर्मा गार्डियन, तो आप बता ही देंगे। आई होप यू विल बी टेलिंग दैट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं क्या जो कि इंपॉर्टेंट हो फॉर द। आप वैसे आज तो पूरा का पूरा देखो, पूरे के पूरे एडिटोरियल भी आज इलेक्शन के ही लिए थे, इसलिए मैंने आज एक भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। कूडनकुलम पंचायत अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट एएफआर। अब एएफआर क्या है? एएफआर इज अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। तो एएफआर जो है अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी है, जो कि कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट के बाहर न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए बनाई जा रही थी। पहले इसके लिए मना किया गया था, लेकिन अब वहाँ की जो पंचायत है, कूडनकुलम की विलेज पंचायत है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी सेटअप ना की जाए। तो ऑल द 15 वार्ड मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत रोड टू इट्स प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखा है कि ये जो है ये रेडियो एक्टिव थ्रेट रहेगा फॉर द लोकल प्लेसेस, एंड दिस लोकल बॉडी हैज यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट दैट एएफआर, यानी कि अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी को बनाने से मना कर दिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ एनजीटी ने भी बहुत सारा वो लगाया है, फाइन लगाया है। तो एक तो फाइन उन्होंने कोका कोला और पेप्सी के ऊपर लगाया फॉर इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन यूपी। याद रखिएगा 25 करोड़ का फाइन लगाया है एनजीटी ने कोका कोला और पेप्सिको की बॉटल्स के ऊपर। दो कंपनियां हैं जिनके ऊपर लगाया है फॉर इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश, है ना। इसके अलावा और उन्होंने रेलवे उनके उसमें भी लगाया है। एनजीटी तो आपको बाकी पता ही होगा, 2010 के एनजीटी एक्ट के थ्रू बना था। इंडिया तीसरी कंट्री जहाँ पे एनजीटी आया है ना, यानी कि आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा याद रखिएगा जो एनजीटी है वो कौन कौन से एक्ट्स के अंतर्गत केसेस को देखता है। तो ऐसे 7 लॉ हैं। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। यानी कि याद रखिएगा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है और जो आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, उन दोनों के केसेस को ये नहीं देखता है। तो 72 और 27 दोनों के केसेस को ये नहीं देखता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल। सो दैट इज इट। एक मैं मैप ऑफ द डे आपको और बता देता हूँ। लेट मी शो यू द मैप ऑफ द डे जो मैंने लिया था आज।
तो ये बहुत ही प्यारा मैप मैंने लिया है कोल माइंस ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी कलरफुल नोट्स .com से मैंने लिया है ये मैप। बट अच्छा मैप था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इंडिया में जो मेजर कोल फील्ड्स हैं वो ये 8-9 है। रानीगंज हो गई, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये मैं पहले आपको प्लेसेस और लोकेशन बता देता हूँ। देखो रानीगंज जो है आपका वो वेस्ट बंगाल में है ना। एंड दैट देन आपका ये झारिया वाला, ये तो आपको पता है झारखंड वाले रीजन में है। बोकारो एंड ये भी आपका वहीं पे है। देन पेंच, कान्हन और तवा वैली, ये आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन हो जाएगा, मध्य प्रदेश उसका बॉर्डर हो जाएगा। देन आपका सिंगरौली तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ही है। तालचेर आपका फिर उड़ीसा वाले रीजन में है, ठीक है ना। और चंदा और वारधा वाला पार्ट जो है आपका इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में है। देन गोदावरी वैली है, असम वाला रीजन है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कच्छ के दिख रहा है, ये कच्छ वाला रीजन दिख रहा है। कच्छ में आपका एक लिग्नाइट कोल फील्ड मिलता है, ठीक है ना, लिग्नाइट कोल फील्ड। ऊपर यहाँ पे ये जो येलो वाले हैं वो है बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस, और जो ये ग्रीन वाले हैं ये आपका वैसे हैं, मतलब कि लिग्नाइट वाले हैं। यहाँ पे आप देखो दिस पार्ट तमिलनाडु वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे आपका ये नाइवेली दिख रही है। नाइवेली बहुत फेमस है, नाइवेली तमिलनाडु में है और बहुत फेमस है। ये आपका लिग्नाइट का सोर्स है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आगे देखिए यहाँ पे तालचेर दिख रहा है, ये तालचेर उड़ीसा वाला पार्ट दिख रहा है। देन आपको ये देखो ये वाला मैप, इधर सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिख रहा होगा। देन असम वाले रीजन में देख लो, असम में भी आपका यहाँ पे बिटुमिनस सब बिटुमिनस करके वहाँ पे आपको दिख रहेगा। रानीगंज आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दिख रहा होगा, है ना। झारिया आपको झारखंड वाले रीजन में दिख रहा होगा। ईस्टर्न बोकारो आपको झारखंड वाले रीजन में दिख रहा होगा। तालचेर आपका ये नीचे उड़ीसा में है, तालचेर इज इन उड़ीसा। देन आपका गोदावरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बॉर्डर में ही होगा। पेंच कान्हा भी आपका वहीं पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में आसपास ही है। देन तवा आपको दिख रहा होगा, तवा इज़ इन ये तवा तो नहीं है मध्य प्रदेश वाले रीजन में, लेकिन ये आपको कच्छ वाला रीजन दिख रहा होगा गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है ना। और चंदा वारधा आपको महाराष्ट्र में दिख रहा होगा, है ना, चंदा वारधा इज इन महाराष्ट्र। देन नाइवेली आपका तमिलनाडु वाले पार्ट में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।